हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बीसीए थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट डेटा एनालिटिक्स, बेसिक्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड स्प्रेडशीट, उसकी यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सेकंड यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? डेटा के इथिक्स और डेटा को हम इंडस्ट्रीज में कैसे किस टाइप से यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यूनिट सेकंड, उसका नाम क्या है हमारा? डेटा इथिक्स एंड इंडस्ट्री केस स्टडी। उससे रिलेटेड केस स्टडीज देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारे? डेटा कलेक्शन मेथड। डेटा कलेक्शन मेथड मतलब कि हमारा डेटा कलेक्शन क्या है, कि डेटा को कलेक्ट करना। डेटा कलेक्शन क्या है? डेटा कलेक्शन एक हमारा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और फिर उस पर जो डेटा को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उस पर फिर हम कोई एनालाइज करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग और कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फॉर डेटा फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इन सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं डेटा कलेक्शन मीन्स कलेक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, आप देखते हैं इम्पोर्टेंस, डेटा कलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। डेटा कलेक्शन हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट हेल्प इन मेकिंग बेटर डिसीजन मेकिंग में बेटर सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम, और जो भी ट्रेंड्स वगैरह उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प इन मेकिंग बेटर डिसीजन। ये तो क्या? इट हेल्प टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स एंड ट्रेंड्स। प्रॉब्लम्स और ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इट सपोर्ट रिसर्च एंड बिजनेस प्लानिंग। रिसर्च यानी कि कोई भी हम किसी भी चीज़ पे रिसर्च करनी है उसके लिए हेल्प करता है, और कोई भी बिजनेस प्लानिंग करनी होगी हमें तो उस पर भी हमें ये हेल्प करता है। ठीक है, फिफ्थ है इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट पे कोई भी इम्प्रूवमेंट करनी होगी उसमें भी हेल्प करता है। क्योंकि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, पिछली बार जो भी हमारे जो हिस्टोरिकल डेटा होगा उसे समराइज करते हैं पहले, तो हम उस समराइजेशन प्रोसेस में जो भी हमें हमारे प्रोडक्ट या फिर हमारे सर्विसेज में जो भी कमियाँ नज़र आती हैं तो हम आगे उन्हें इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये डेटा कलेक्शन इम्पोर्टेंट है। अब कुछ मेथड्स हैं डेटा को कलेक्ट करने के। हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना वो टू मेथड्स हैं उसके। फर्स्ट है प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन मतलब कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना बिल्कुल एक प्राइमरी, बिल्कुल डायरेक्ट करते हैं, जैसे कि जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है, सोर्स यानी कि ओरिजिनल सोर्स से हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं इस मेथड में। ठीक है, प्राइमरी डेटा इज अ डेटा कलेक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स ऑफ अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स से करते हैं, जहाँ से हमारा वो डेटा डेवलप हो रहा होगा, डेटा ड्राइव हो रहा होगा, डायरेक्ट हम वहीं से अपने डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि सर्वे, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। अब देखो जैसे सर्वे, हमें किसी के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे कि पॉपुलेशन में हमें पॉपुलेशन को करने के लिए तो सर्वे करते हैं हम, और उस सर्वे की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि हमारे कंट्री में कितने एजुकेटेड पीपल है, कितने अनएजुकेटेड है, और कितने अडल्ट हैं, कितने चाइल्ड हैं, कितने और ओल्ड हैं। इस सब चीज़ की हमें वो मिल जाती है। इंटरव्यूज़ की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि जैसे कि रोल होते हैं ना, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट, इनकी हेल्प से कि हमें ये पता चल जाता है कि इतने बच्चे तो हमारे डेटा एनालिटिक्स के लिए, इतने उसके लिए, इतने इसके लिए। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन में हमें किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है, जैसे कि कोई बिजनेस हो गया, हमको बिजनेस में हम जैसे हमारी शॉप है उसमें साड़ीज़ भी है, सूट भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे हम पता कि जैसे हमने अपनी एंट्री करी, हमारे इस मंथ में कितनी साड़ी सेल हुई हैं, कितने सूट सेल हुए हैं, कितनी और सब चीज़ें सेल हुई हैं, तो वो सारे डेटा को ऑब्जर्व करके हमें पता चल जाता है कि हमारे जो वो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं कौन से वाले सेल हो रहे हैं, तो वो उसमें क्या आ जाता है? ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। अब है एक्सपेरिमेंट में जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, तो उस एक्सपेरिमेंट से पहले हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती होगी। उस डेटा पे एक्सपेरिमेंट करके किसी भी चीज़ के डेटा पे फिर वहाँ पे हम अपना ओरिजिनल निकाल लेते हैं।
अब सेकंड मेथड है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन इसमें मतलब कि हम इनडायरेक्टली, प्राइमरी में तो हम डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे थे और सेकेंडरी में हम इनडायरेक्टली कलेक्ट करेंगे, मतलब कि किसी के थ्रू, पहले किसी ने वो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा होगा, हम उससे डेटा लेंगे। ठीक है, सेकेंडरी डेटा इज द डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय अ समवन एल्स एंड इट यूज फॉर अ न्यू पर्पस। हमें इसे किसी ने ले रखा है डेटा, पर हम उससे किसी न्यू पर्पस के लिए उस डेटा को कलेक्ट कर रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स मतलब कि जैसे हमने उसमें देखा था अभी सर्वे में, तो जैसे सर्वे के लिए डेटा आ रखा है, फिर हम उस सर्वे से कुछ भी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग रिपोर्ट ले लेंगे। कोई भी रिसर्च पेपर, मतलब कि कैसे किसी ने पहले कुछ बना रखा है, उससे हमने रिसर्च कर ली। वेबसाइट्स, कहीं किसी वेबसाइट से डेटा उठा रहे हैं। ठीक है, बुक्स एंड जर्नलिस्ट और यो कंपनी रिकॉर्ड्स, किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड हो गया, और पब्लिक डेटाबेसेस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखो, आज स्टूडेंट यूज गवर्नमेंट पॉपुलेशन डेटा फॉर अ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। कोई वो है स्टूडेंट है, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से उसे गवर्नमेंट पॉपुलेशन को के डेटा को कलेक्ट कर रहा है। किसके लिए? कोई उसने अपने डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बनाया, उसके लिए यूज़ कर रहा है। गवर्नमेंट की वेबसाइट से या फिर गवर्नमेंट के पॉपुलेशन के डेटा को उसने कलेक्ट किया, उसने लिया और उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर लिया। तो पहले तो सर्विस के थ्रू गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट किया, फिर स्टूडेंट ने उसकी वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया? हमारा सेकेंडरी हो गया। पहले सर्वे से आया, फर्स्ट डायरेक्टली आया, फिर स्टूडेंट ने सेकेंडली उस डेटा को वहाँ से ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट डेटा सोर्सेज एंड फॉर्मेट्स, मतलब कि डेटा के डिफरेंट सोर्स और उसके फॉर्मेट्स। डेटा सोर्स क्या है? डेटा सोर्स एक प्लेस है जहाँ से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को लेते हैं। ठीक है, आ डेटा सोर्स इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर डेटा इज कलेक्टेड और ऑब्टेन, जहाँ से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, आ डेटा सोर्स टेल अस वेयर द डेटा कम्स फ्रॉम। डेटा सोर्स हमें बताता है कि हमारा डेटा कहाँ से आया है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी डेटा सोर्स की। अब टाइप्स ऑफ डेटा सोर्स के टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है? इंटरनल डेटा सोर्स। इंटरनल डेटा सोर्स में क्या है? इस इंटरनल डेटा सोर्स मतलब एक हमारा ऐसा सोर्स है जहाँ से हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, किसी के अंदर से, इंटरनली अंदर से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इंटरनल डेफिनेशन, इंटरनल डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। इसमें हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कंपनी के अंदर से डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इंटरनली हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सेल्स रिकॉर्ड हो सकता है, कस्टमर रिकॉर्ड हो सकता है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड और वेबसाइट एक्टिविटी। सेल्स रिकॉर्ड मतलब कि कितनी सेल्स हुई है हमारी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो निकाल लिया। कस्टमर रिकॉर्ड यानी कि कौन सा कस्टमर हमारे क्या चीज़ खरीद रहा है, क्या ज़्यादा ट्रेंडिंग में, हमारे क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग। एम्प्लॉय रिकॉर्ड मतलब कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितना कौन सा एम्प्लॉय मतलब किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास ज़्यादा, वो। फाइनेंशियल रिकॉर्ड अपनी कंपनीज़ के जो फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होंगी उसका रिकॉर्ड। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड मतलब कि क्या ट्रांजेक्शन के सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग। और वेबसाइट एक्टिविटीज़, जो भी हमारी वेबसाइट्स पे एक्टिविटीज़ हो रही होंगी उन सब का रिकॉर्ड। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल, ए कंपनी यूजेस इट्स सेल रिकॉर्ड टू फाइंड विच प्रोडक्ट हैड द हाईएस्ट सेल। एक कंपनी का रिकॉर्ड से उस कंपनी के रिकॉर्ड को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी सेल हमारे प्रोडक्ट की हाईएस्ट हो रही है। ठीक है, अब वो फर्स्ट देख लिया इंटरनल डेटा सोर्स, सेकंड है एक्सटर्नल डेटा सोर्स। एक्सटर्नल डेटा सोर्स मतलब कि हम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डेटा इज कलेक्शन फ्रॉम आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल देखो, गवर्नमेंट वेबसाइट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक डेटाबेस, सोशल मीडिया, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, ऑनलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे से ये भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का बाहर का हो गया। मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट मतलब कि कोई भी एक मार्केट है, उसमें
कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा रिसर्च में है उसकी रिपोर्ट, सोशल मीडिया पे क्या चीज़ ट्रेंड में है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च में है, ये सब चीज़, ठीक है। पब्लिक डेटाबेस, किसी भी पब्लिक डेटाबेस का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी रिसर्च में कि किस चीज़ की ज़्यादा रिसर्च हो रही है, क्या ट्रेंड्स में चल रहा है, क्या चीज़ पे ज़्यादा रिसर्च चल रही है, उसके अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट वेबसाइट, मतलब कि गवर्नमेंट वेबसाइट पर से हम किसी भी टाइप का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा था एग्जाम्पल में कि एक स्टूडेंट गवर्नमेंट वेबसाइट पर से डेटा कलेक्ट कर रहा है अपने डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट में, ठीक है। ऐसी इसमें देखो फॉर एग्जाम्पल, A company uses government population data to understand its target market। मतलब कि एक कंपनी गवर्नमेंट पॉपुलेशन का रिकॉर्ड उठा रही है, अंडरस्टैंड करिए अपने मार्केटिंग के टारगेट को, अपने मार्केट के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सटर्नल डेटा सोर्स हो गया, मतलब कि उसने कहीं बाहर से लिया है, जैसे कि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से उठाया है डेटा को, ठीक है। अब हमारा है कॉमन डेटा फॉर्मेट्स। कुछ डेटा फॉर्मेट्स हैं जिसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। डेटा फॉर्मेट क्या है? डेटा फॉर्मेट एक ऐसा वो होता है जो हमारे डेटा को स्टोर करने और ऑर्गेनाइज करने में हमें बताता है कि हमारे डेटा किस टाइप से ऑर्गेनाइज है, किस टाइप से स्टोर है, ठीक है। उस फॉर्मेट की हेल्प से हम अपने डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आर डेटा फॉर्मेट डिफाइन हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज, कैसे हमारा डेटा स्टोर है और ऑर्गेनाइज है। फर्स्ट क्या है? CSV मतलब कि कोमा सेपरेटेड वैल्यू। इस फॉर्मेट में हम अपनी वैल्यूज़ को कोमा से सेपरेट करते हैं, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। CSV स्टोर डेटा इन रोज एंड कॉलम। इसमें हम रोज और कॉलम्स में अपने डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे एग्जांपल नेम, एज, मार्क्स। यहाँ पे नेम हो गया मनु राहुल, एज 20, 21, मार्क्स 85, 78, और सारी वैल्यूज़ को हम क्या करें, कोमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज विद एक्सेल, पाइथन एंड डेटा एनालिसिस टूल्स। इसे हम एक्सेल, पाइथन, डेटा एनालिसिस टूल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं CSV को। सेकंड है हमारा एक्सेल फॉर्मेट। एक्सेल फॉर्मेट में जो फाइल्स यूजुअली हम सेव करते हैं या फिर उनका एक्सटेंशन जो रहता है वो .xls होता है या फिर .xls होता है, ठीक है। ये दो एक्सटेंशंस होते हैं हमारी एक्सेल फाइल की। और जो इसके अंदर हम एक्सेल फॉर्मेट के अंदर हमने अपने डेटा को या तो वर्कशीट में स्टोर करते हैं, वर्कशीट होती है हमारी वर्कबुक के अंदर हमारी वर्कशीट होती है, रोज और कॉलम के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट मार्क्स, सेल्स रिकॉर्ड, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ हम बनाते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में लाते हैं। इस सब चीज़ में हम अपने एक्सेल की फॉर्मेट में, जैसे कि हमें किसी स्टूडेंट के मार्क्स को रिकॉर्ड करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाता है सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे मार्क्स सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, फिर उसकी परसेंटेज, यहाँ पे हम अपने रिकॉर्ड्स को स्टोर करते चले जाते हैं। तो वो भी हम रो और कॉलम की फॉर्म में होते हैं। और जो हम पूरी एक वर्कबुक, मतलब कि 3-4 शीट की एक बुक बना लेते हैं, उसे तो बोलते हैं हम वर्कबुक। और एक सेपरेट शीट, एक वर्कबुक की एक सेपरेट शीट, उसे क्या बोलते हैं हम, वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। अब थर्ड है JSON मतलब कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसके अंदर हम अपने डेटा को जो स्टोर करते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करते हैं यूजिंग की पेयर्स की हेल्प से, ठीक है। इट स्टोर डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट यूजिंग की वैल्यू पेयर की हेल्प से। एग्जाम्पल देखो, जैसे इसका नेम देखो, की वैल्यू पेयर मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर, नेम रिया, एज 20, और कोमा से सेपरेट कर देते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं और पेयर से उससे वो कर लेते हैं, ठीक है। ये JSON फाइल्स में देखा भी होगा आपने, जब हमारा डेटा स्टोर होता है वो हमेशा इस फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, ठीक है। JSON इज कॉमनली यूज फॉर वेबसाइट, APIs एंड एप्लीकेशंस के लिए, वेबसाइट्स के लिए, APIs फाइल्स के लिए और एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं हम अधिकतर JSON को। फोर्थ XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर हम अपने जो डेटा को स्टोर करते हैं टैग्स की हेल्प से स्टोर करते हैं, टैग्स को यूज़ करके। जैसे हम HTML के डॉक्यूमेंट को लिखते हैं ना, एग्जांपल देखो, जैसे इसका स्टूडेंट, ये टैग हो गया एक हमारा नेम के अंदर हमने अपना नेम स्टोर कर लिया, जैसे मनु,
और एज क्या होगी उसकी 20। यहाँ से हमने इसे ओपन किया, यहाँ पे हमने इसे क्लोज किया, यहाँ पे हमने एज को ओपन किया, उसकी एज दे दी 20, एज को क्लोज कर दिया, और फिर हमने स्टूडेंट के डेटा को ही क्लोज कर दिया, क्योंकि हमने उसका नेम मनु और डेट एज ये दोनों हमने स्टोर कराई है उसके अंदर। यहाँ पे हम उसके मार्क्स भी स्टोर करा सकते हैं, मार्क्स टैग बना के, और जो भी हमें टैग की ज़रूरत होगी वो हम XML में अपने एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में टैग्स को यूज़ करके अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं इजीली। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मेट है हमारा डेटाबेस फॉर्मेट। डेटाबेस फॉर्मेट के अंदर हम जो अपना स्टोर कराते हैं डेटा, एक तो स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कराते हैं, और हम जो इसके अंदर अपना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। जब हमें डेटा ज़्यादा स्टोर कराना होता है ना तो हम डेटाबेस फॉर्मेट को ज़्यादातर स्पेसिफिक यूज़ करते हैं। ठीक है, डेटाबेस स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर्ड मतलब कि टेबल की फॉर्म में रो कॉलम की फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर कराते हैं। एग्जाम्पल जैसे MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, MongoDB हो गया, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए डेटाबेस फॉर्मेट के। PostgreSQL हो गया। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा सोर्सेज एंड फॉर्मेट्स। डेटा सोर्सेज और फॉर्मेट्स की इम्पोर्टेंस की वो हमारे कैसे हेल्प करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हेल्प टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द राइट प्लेस। राइट प्लेस से कलेक्ट करने के लिए डेटा सोर्स हमें हेल्प करता है हमारे डेटा को किसी सही जगह से लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। मेक डेटा ईजियर टू स्टोर एंड मैनेज। फॉर्मेट क्या करता है, हमारे डेटा को ईजियर करता है और स्टोर करने में तो ईजी होता है, और ईजिली हम उससे अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं फॉर्मेट्स की हेल्प से। हेल्प इन डेटा क्लीनिंग एंड एनालिसिस, ये हमारे हेल्प करता है डेटा क्लीनिंग और डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, मेक डेटा शेयरिंग ईजियर, डेटा को शेयर करना ईजी हो जाता है हमारा। हेल्प एनालिसिस यूज टू करेक्ट टूल्स फॉर एनालिसिस, हमें एनालिसिस टूल्स को यूज़ करके, करेक्ट टूल्स को यूज़ करके अपने डेटा पे इजीली एनालाइज कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा क्लीनिंग के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने डेटा को कैसे क्लीन कर सकते हैं। मतलब कि डेटा क्लीनिंग क्या है, डेटा क्लीनिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, फाइंड करते हैं, मतलब कि कुछ भी हमें चीज़ अपने डेटा में फाइंड करनी है वो कर सकते हैं, और इनकरेक्ट एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि एरर रिमूव करना, डुप्लीकेशन रिमूव करना, अनवांटेड एरर्स आ जाते हैं, फिर अनवांटेड डेटा जो उसमें रहता है उसे सबको रिमूव करना, वो हमारा किस में आता है, डेटा क्लीनिंग के अंदर आता है। अब देखो, डेटा क्लीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग और रिमूविंग करेक्ट, इनकम्प्लीट, डुप्लीकेट और अनवांटेड डेटा। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। अब कुछ कॉमन डेटा टास्क हैं, जैसे कि रिमूव डुप्लीकेट एरर, जो हमारा एरर आ जाते हैं, मतलब कि डेटा में डुप्लीकेशन आ जाता है कि एक डेटा की एंट्री हम 2-3 बार कर देते हैं, तो वो डेटा क्लीनिंग की हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं अपने डुप्लीकेट डेटा को। हैंडलिंग मिसिंग मार्क्स जो रहते हैं ना थर्ड है करेक्टिंग एरर्स को करेक्ट करने में, और फोर्थ है स्टैंडर्डाइजिंग डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को देने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कॉमन टास्क हो गया हमारे डेटा क्लीनिंग के जो वो फुलफिल करता है। अब देखते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट और स्ट्रक्चर इनटू अनदर फॉर्मेट दैट इज मोर सुटेबल फॉर एनालिसिस, ताकि वो हमारा ज़्यादा सुटेबल हो जाए एनालिसिस के लिए। अब ये हमारे कुछ कॉमन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वो हैं, मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, फर्स्ट है चेंजिंग डेटा टाइप्स को चेंज करने में। एक डेटा टाइप से हम दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं अपने, जैसे कि कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू नंबर्स और डेट्स इनटू अ स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट। कोई भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं नंबर में या फिर डेट्स में एक स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, सेकंड है स्केलिंग में मतलब चेंजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू अ कॉमन स्केल, एक कुछ भी कॉमन स्केल में चेंज करें अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को। थर्ड है एग्रीगेशन में क्या करते हैं, कंबाइनिंग डेटा टू गेट यूजफुल समराइज, कंबाइनिंग डेटा को, जो भी डेटा रहता है ना उसे समराइज करते हैं और एक यूजफुल वे में उसे बनाते हैं। ठीक है,
फॉर द इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब कि उसकी कैटेगरीज वैल्यू या फिर उसकी जो वो रहती है ना उसे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैं कन्वर्ट कैटेगरिकल वैल्यूज इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसमें हम कैटेगरीज वैल्यूज को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहे हैं इनकोडिंग में। जैसे कि मतलब कि देखो इसमें ये भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मेल और फीमेल, ये क्या है हमारे एक जेंडर है, एक कैटेगरीज होगी हमारी। इसमें हम इसे न्यूमेरिकल वैल्यूज में करें तो मेल को तो हम कर सकते हैं 0 से और फीमेल को कर सकते हैं 1 से रिप्रेजेंट। तो जो कैटेगरीज वाली वैल्यूज थी मेल फीमेल, उसे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू 0 और 1 में चेंज कर दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा इनकोडिंग का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटलाइनर्स। आउटलाइनर्स क्या, आउटलाइनर हमारी एक ऐसी डिफरेंट वैल्यूज है जो हमारी डेटा सेट में अलग ही दिखेगी, अपने आप एरर शो कर रही होगी। ठीक है, जैसे कि सपोज करो हमने कोई नंबर एक वैल्यू दे रखी है 2 4 7 8 और उसमें फिर 8 के बाद मैंने उसमें 200 300 ऐसे कुछ बड़ी वैल्यू डाल दी। तो जो वो कहाँ तो हमारी छोटी वैल्यूज थी 2 4 8 और फिर एकदम से वो 200 वैल्यू आ गई। तो ये हमें खुद को ही लग रहा है कि हाँ भाई ये जो 200 है ये अनवांटेड वैल्यू है, यानी कि एरर वैल्यू है। तो वो 200 क्या हो जाएगी, वो हमारी आउटलेयर वैल्यू हो जाएगी। An outliers is a value that is very different from other values in a data set। जो डेटा सेट में वैल्यूज आएंगी ना वो उनसे ज़्यादा ही डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये रहा 10 12 13 11 13 और 100। तो इसके अंदर 100 हमें अलग ही दिख रही है। तो जो 100 है ना ये हमारी 10 12 से ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, हमारी आउटलेयर हो जाएगी। आप देखते हैं इसके कॉसेस ऑफ आउटलेयर्स। आउटलेयर की क्या कॉसेस है, आउटलेयर कैन अकर्स बिकॉज ऑफ किस की वजह से आती है, डेटा एंट्री एरर्स। जब हम डेटा में एंट्री करते हैं उसमें कोई एरर आ जाए, मेजरमेंट एरर आ जाए, इनकरेक्ट डेटा हो और अनयूजुअल इवेंट्स में आ जाती है। ठीक है, जेन्युइन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन में आती है जनरली। ठीक है, ये इसके कॉसेस है हमारे 5। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इथिकल कंसिडरेशन इन डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के अंदर देखेंगे कि हमारा जो इथिकल कंसिडरेशन है वो कैसे आ रहा है, क्या है इथिकल कंसिडरेशन। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि डेटा इथिक्स, हम डेटा इथिक्स से क्या समझ रहे हैं। मीनिंग ऑफ डेटा इथिक्स, डेटा इथिक्स जो है हमारी एक ऐसी वैल्यूज है जो हमारी कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी मोरल वैल्यूज को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेटा इथिक्स रेफर्स टू अ मोरल प्रिंसिपल एंड रूल दैट शुड बी फॉलो व्हाइल कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड यूजिंग डेटा। डेटा इथिक्स कब आएगा, एक मोरल प्रिंसिपल है वो फॉलो कर रहा होगा कोई भी कलेक्शन, प्रोसेस, स्टोरिंग और एनालाइजिंग, या फिर हम किसी भी डेटा को यूज कर रहे होंगे ना उस सब चीज़ के लिए। ठीक है, आप देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा इथिक्स। डेटा इथिक्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारे जो डेटा की प्राइवेसी है ना उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। इट प्रोटेक्ट पीपल्स प्राइवेसी, पीपल की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखता है। इट प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज हो रहा है ना उसे प्रिवेंट करता है, उसे रोकता है। इट प्रमोट्स फेयरनेस इन डेटा एनालिसिस, जो डेटा एनालिटिक्स में फेयरनेस होती है ना उसे प्रमोट करता है। इट बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूजर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करता है ताकि हम इजीली ट्रस्टफुली अपने डेटा को ऑर्गेनाइजेशन को शेयर कर सकें। ठीक है, हम जब भी तो शेयर करेंगे जब हमें ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट होगा कि भाई वो हमारे डेटा को लीक नहीं करेगा। ठीक है, इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फॉलो लॉज एंड रेगुलेशन, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स या फिर रेगुलेशन, लॉज रेगुलेशन बोल सकते हैं, उन्हें फॉलो कर रहा होगा। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड हार्म, ये डिस्क्रिमिनेशन के रिस्क और हार्म के रिस्क को रिड्यूस करता है, कम करता है, ताकि हमारा जैसे कि हमारा जो डेटा पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है ना उसके रिस्क को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये हमारे 6 इम्पोर्टेंस हैं डेटा इथिक्स के। आप कुछ देखते हैं मेन इथिकल कंसिडरेशन, जब हम मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हम अपने डेटा को इथिकली जो सेफ सिक्योर रखते हैं ना उसके लिए हमें करना पड़ता है। जैसे कि पहला फर्स्ट प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या है, प्राइवेसी वो है कि हम अपने डेटा को खुद अपने पास रखते हैं, किसी और से शेयर नहीं करते, किसी एक बिल्कुल सेफली सिक्योरली रखना चाहते हैं। ठीक है,
पर्सनल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोटेक्टेड एंड शुड नॉट बी शेयर विदाउट प्रॉपर परमिशन। बिना प्रॉपर परमिशन के लिए हम उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे हम अपने फ़ोन में से कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियो डिलीट करते हैं तो पहले वो क्या करता है, हमें वो परमिशन देता है ना कि एक बार और, जैसे हमने एक तो डिलीट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद भी हमें दोबारा से डिलीट पे क्लिक करने के लिए बोलता है। वो एक इसकी प्राइवेसी है कि हाँ दोबारा से आप एक बार चेक करो, दोबारा से कि आप एक बार और परमिशन अलाउ करो, ताकि हमने क्या पता पहले डिलीट गलती से कर दिया और दोबारा से हम उसे परमानेंटली डिलीट नहीं कर पाते। सेकेंड है डेटा सिक्योरिटी। डेटा को सिक्योरली रखने के लिए डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, थीफ और मिसयूज, ताकि हम अपने डेटा को अनऑथराइज एक्सेस या फिर उसके मिसयूज, उसके थीफ से रोक सकें। फेयरनेस क्या होगा, हम अपने डेटा पे एक फेयरनेस रख सके अपने डेटा के लिए। डेटा एनालिसिस शुड नॉट अनफेयरली डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप, ताकि हम अपने डेटा को अनफेयरली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सके, मतलब कि किसी इंडिविजुअल के पास या फिर किसी ग्रुप के पास, ठीक है। फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी मतलब कि रहती है ना कि हम अपने डेटा की या फिर अपनी खुद की ट्रांसपेरेंसी किसी को शेयर नहीं करना चाहते, तो वही इसके अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन शुड क्लियरली एक्सप्लेन हाउ दे कलेक्ट एंड यूज डेटा। ऑर्गेनाइजेशन भी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी कंपनी होगी, वो क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि वो अपने डेटा को कैसे कलेक्ट कर रही है और कैसे उसे यूज कर रही है। फिफ्थ है एक्यूरेसी मतलब कि हम अपने डेटा को एक्यूरेट रख सकें और अपने डेटा में अपडेट कर सकें, ठीक है। डेटा शुड बी एक्यूरेट एंड अपडेटेड बिकॉज इनकरेक्ट डेटा कैन लीड टू इनकरेक्ट डिसीजन, यानी कि जो हमारा इनकरेक्ट डेटा होएगा तो हम उस पर क्या करेंगे, इनकरेक्ट डिसीजन ही लेंगे, यानी कि गलत डेटा गलत डिसीजन, एक्यूरेट डेटा एक्यूरेट डिसीजन, ठीक है। अब सिक्स्थ है डेटा ओनरशिप मतलब कि खुद के डेटा पे एक राइट होता है कि हम अपने डेटा पे रेस्पेक्टिवली वर्क कर सकें। खुद के डेटा पे ऑर्गेनाइजेशन परमिट नहीं करता किसी और के डेटा या फिर किसी और के बेस को यूज करने के लिए, ठीक है। द ओनरशिप एंड राइट्स रिलेटेड टू डेटा शुड बी रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्ट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट यूज समवन डेटा इन वेज दैट आर नॉट परमिटेड, ठीक है। ये हमारा ये 5 हमारे उसके हो गए 6। अब है प्रॉब्लम्स कोज बाय अनइथिकल डेटा यूज। जब हम कोई भी अनइथिकल डेटा का यूज करते हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अनइथिकल यूज ऑफ डेटा कैन कोज लॉस ऑफ प्राइवेसी को खो देता है, आइडेंटिटी थीफ। थर्ड है डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लॉस, अपने लॉस कर देता है। रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं उस पर। लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जो पब्लिक का ट्रस्ट रहता है वो खो देता है। और लीगल प्रॉब्लम्स हमारी अराइज हो जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। डेटा प्राइवेसी का मतलब है कि अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट कर सके या फिर ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल डेटा को कंट्रोल कर सके कि हमें उसे कैसे इंफॉर्मेशन को अपने को कलेक्ट करना है, स्टोर करना है और यूज़ करना है अपनी परमिशन के अकॉर्डिंग, अपने डेटा को सिक्योर रखते हुए, ठीक है। डेटा प्राइवेसी मीन्स प्रोटेक्टिंग अ पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग हाउ दैट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड यूज। एग्जाम्पल देखो पर्सनल डेटा के, जैसे हमारा नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल, पासवर्ड, ये सारी क्या है हमारी डेटा प्राइवेसी है, पर्सनल डेटा है हमारा। ये हम ये किसी को भी शेयर नहीं करने की परमिशन देंगे। अब हम इम्पोर्टेंस देखते हैं डेटा प्राइवेसी की, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। डेटा प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, इट प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखता है। प्रिवेंट अनऑथराइज यूज ऑफ डेटा, अनऑथराइज हमारे डेटा को कोई भी यूज़ ना कर सके उसे रोकता है। प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम आइडेंटिटी थीव्स, किसी ताकि हमारी आइडेंटिटी को कोई चुरा ना सके उसके लिए भी हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। फोर्थ है इट बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूजर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रस्ट बना के रखता है। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फॉलो प्राइवेसी लॉज, ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेसी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए भी हेल्प करता है। इट प्रिवेंट मिसयूज ऑफ
सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा ना उसका मिस यूज़ ना कर सके हम, उसके लिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ ना कर सके हम, मिस यूज़, उसके लिए भी हमें प्रिवेंट करके रखता है, रोक के रखता है डेटा प्राइवेसी। अब है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी क्या है? डेटा सिक्योरिटी मतलब कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं अनऑथराइज एक्सेस से, ताकि कोई उसे चुरा ना सके, हम अपने डेटा को लॉस ना कर दे और उसका मॉडिफिकेशन ना हो सके, इसके लिए। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, लॉस, थीफ्स, डिमांड और मॉडिफिकेशन। अब मेथड्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी के मेथड कि हम अपने डेटा को कैसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट, पासवर्ड। हम अपने डेटा पे पासवर्ड रखें, जैसे कि हम अपने लैपटॉप, फ़ोन, इन सब पे पासवर्ड रखते हैं, तो वो भी क्या है, हमारा एक डेटा सिक्योरिटी है, ताकि हमारा कोई भी फ़ोन ले ना सके और उस पर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब कि जैसे कि ईमेल हो जाती है, या फिर पासवर्ड, या फिर जैसे हॉटस्पॉट है और हम अपने हॉटस्पॉट पे एक्सेस कर लेते हैं कि भाई 10 कनेक्ट हो सकते हैं, 10 डिवाइस या 12 डिवाइस, तो वो एग्जांपल हो गया हमारा एक्सेस कंट्रोल का, कि 10 डिवाइस से ज़्यादा हम अपने फ़ोन से कनेक्ट नहीं कर पाते। बैकअप के लिए रखते हैं। ऑथेंटिकेशन, मतलब कि ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते थे कि जैसे कि कोई हमारी जीमेल लॉगिन करता है तो हमें ऑथेंटिकेशन का वो आ जाता है। एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स के लिए, कि कोई भी जैसे हमारे लैपटॉप्स में कोई भी एंटीवायर नहीं हो जाए, वायरस ना आ जाए, उसके लिए हम कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करके रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हो गए हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए। डेटा सिक्योरिटी मेथड्स हैं ये हमारे 5। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जिन्हें हम यूज़ करते हैं, मतलब कि डेटा एनालिटिक्स को अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स मीन्स यूजिंग डेटा एनालिटिक्स टेक्निक टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेटा एनालिटिक्स की हम यूज़ करते हैं अपने डेटा एनालिटिक्स के अंदर। कुछ टेक्निक्स होती हैं ताकि हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, उन्हें इम्प्रूव कर सकें किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो देखते हैं उसकी मेजर एप्लीकेशन अपने डेटा एनालिटिक्स की। फर्स्ट है बिजनेस। बिजनेस के अंदर हम डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं कैसे? कस्टमर्स के लिए, सेल्स के लिए और मार्केट ट्रेंड्स के लिए, कि आप जैसे ताकि हम उसमें पता कर सकें कि मतलब कि हमारे कौन से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, या फिर मार्केट में किस प्रोडक्ट का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। इन सब को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा एनालिटिक्स का बिजनेस के अंदर। डेटा एनालिटिक्स हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड कस्टमर, सेल्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। सेकेंड है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग और फाइनेंस में कैसे यूज़ करते हैं? बैंक के अंदर हम डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, और कोई भी रिस्क को जैसे कि हमारी फाइनेंशियली रिस्क को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बैंक्स यूज डेटा एनालिटिक्स टू मैनेज फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड रिड्यूस रिस्क। थर्ड है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में हम कैसे, मतलब कि हॉस्पिटल्स वगैरह में हम कैसे यूज़ करते हैं डेटा एनालिटिक्स को? इस डेटा एनालिटिक्स को हॉस्पिटल्स में हम यूज़ करते हैं अपने पेशेंट के लिए, कि कोई डिसीज़ वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे प्रिकॉशन देते हैं फिर। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स हेल्प हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव पेशेंट केयर, उसकी केयर को इम्प्रूव कर सके किसी भी पेशेंट की। फोर्थ है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग में कैसे यूज़ करते हैं? कंपनीज यूज़ करती हैं डेटा एनालिटिक्स को अपने कस्टमर्स के डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए और अपनी मार्केटिंग कैटेगरीज को इम्प्रूव करने के लिए। कहाँ है? अब है ई कॉमर्स में हम कैसे यूज़ करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग में अपने एनालाइज करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में कौन सा हमारा कस्टमर ज़्यादा है या फिर कौन सी हमारी एक्सपेंसिव है, उसके लिए। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज यूज़ डेटा एनालिसिस टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब 6 है ऑपरेशन में कैसे यूज़ करते हैं? ऑपरेशन में हम डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम वो कोई भी करते हैं
ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टास्क रहता है, हमारा कोई भी ऑपरेशन रहता है, तो उस ऑपरेशन में भी हमें प्रीवियस डेटा को यूज़ करके करना रहता है, ठीक है। ऑपरेशन एनालिसिस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव देयर डेली एक्टिविटीज़, उनकी डेली एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करके एंड यूज़ रिसोर्सेज इफ़िशेंटली, और सारे रिसोर्सेज को इफ़िशेंटली यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। 7th है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूज़ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज़ डेटा एनालिटिक्स टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। 8 है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में कैसे यूज़ करते हैं? डेटा एनालिटिक्स हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में हमारे प्रोडक्शन की सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए, और जो भी हमारे कस्टमर्स रहते हैं और सप्लायर्स रहते हैं उनके बीच में मटेरियल को पास कर सकें, अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकें, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट के मूवमेंट को एंड मटेरियल फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर, ठीक है। हमारा ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप एक बार सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।